अस्सलामुअलैकुम। अब हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। अब तक हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े उनमें हमने तकरीबन डिफरेंट ब्रांचेस को, डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी किया था फिजिक्स के लिहाज से, लेकिन अब इन वीडियोस में हम बात करेंगे टोटली रिफ्लेक्शन के बारे में कि लाइट किस तरह से डिफरेंट मीडियम से रिफ्लेक्ट करती है। तो रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं अकॉर्डिंग टू सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड। तो उसके लिहाज से यहाँ पर जितने भी चैप्टर 13 में यानी प्रोपगेशन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं और इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम ये डिस्कस करेंगे कि रिफ्लेक्शन होती क्या है और क्यों ज़रूरी है और किस तरह से अप्लाई होती है और लाइट किस नेचर की है जो कि डिफरेंट मीडियम से रिफ्लेक्ट कर जाती है। इसी तरह फिर हम डिस्कस करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट कि लाइट जो है वो किस तरीके से ट्रैवल करती है रेक्टिलिनियर क्या होता है ये बात, इसके बारे में बात करेंगे। फिर पिन होल कैमरा, जो फर्स्ट कैमरा इन्वेंट हुआ था वो पिन होल कैमरा था। तो पिन होल कैमरा किसने इन्वेंट किया था और ये किस प्रोसेस पर वर्क कर रहा था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन डिटेल से बाय फिगर जो आएगा उसको यहाँ से डिटेल से एक्सप्लेन किया जाएगा इस टॉपिक के ज़रिए। फिर रिफ्लेक्शन पर 2 लॉज दिए गए, वो 2 लॉज किसने दिए और वो 2 लॉज किस लिहाज से थे, किस बारे में बात हो रही थी उनमें, इसके बारे में डिस्कस होगा। और इसके बाद फिर रेगुलर और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जो कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन को भी डिस्कस करेंगे कि कितने तरह की रिफ्लेक्शन हो सकती है और कौन कौन से मीडियम से। इसके बाद फिर इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं अपने घरों में या फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में या डिफरेंट जगहों पर, तो उससे किस तरह से रिफ्लेक्शन होती है या रिफ्लेक्शन के बाद उससे इमेज कैसे बनता है और वो इमेज कितने तरह का होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद फिर हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर और प्लेन मिरर में क्या डिफरेंस है, फिर स्फेरिकल मिरर कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और इसके बाद फिर दोनों के अलग अलग इमेजेस डिस्कस होंगे कि कॉनकेव मिरर से कौन कौन से इमेजेस बन सकते हैं और कॉन्वेक्स मिरर से कितने तरह की इमेज फॉर्मेशन हो सकती है। तो दोनों से स्टेप बाय स्टेप इमेज फॉर्मेशन डिस्कस होगी। और इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला जो कि डिफरेंट मिरर्स पर या हम कह सकते हैं लेंसेज पर अप्लाई होता है, तो वो किस तरीके से ड्राइव हुआ था वो यहाँ पर डिस्कस होगा। और इसके बाद फिर साइन कन्वेंशन इन दोनों लेंसेज के लिए, इन दोनों मिरर्स के लिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के लिए साइन कन्वेंशन क्या है, यानी कि हम साइन प्लस माइनस को किस तरीके से लेते हैं और इमेजेस कितने तरह के बनते हैं। जैसा कि अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पर इमेजेस जो डिस्कस किए जाएंगे वो 2 तरह के होंगे, एक रियल और एक वर्चुअल। तो रियल और वर्चुअल में क्या फ़र्क है, फिर उसके लिहाज से साइन कन्वेंशन आएगी। और यहाँ पर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डिस्कस होगा, मैग्नीफिकेशन क्या होती है और लेंसेज या मिरर्स के लिए किस तरीके से इस्तेमाल होती है और इसका फॉर्मूला कितने तरह का हो सकता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो हमारे पास होगा वो यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स होंगे कि इन स्फेरिकल मिरर्स को हम कहाँ पर और किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट में यानी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ तक ये इस चैप्टर के सारे टॉपिक डिस्कस किए। अब आहिस्ता आहिस्ता इन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे डिफरेंट वीडियोस के थ्रू। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम इसके रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन और साथ में इसके इंट्रोडक्शन की। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट की। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का मतलब ये है कि लाइट की जो नेचर है उसके लिहाज से अगर हम उसको नोट करें तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। ठीक है, ये हमें कैसे पता लगता है, ये हमें कैसे मालूम होता है, अगर आप किसी भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को लाइट के सामने लेकर आएँ तो आप नोट करेंगे कि जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है उसके बैक का एरिया डार्क होगा यानी उसका शैडो बनेगा और वो जो शैडो बनेगा वो प्रॉपर उसी फॉर्म का होगा जिस शेप में नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा। तो
तो इससे हमें मालूम होता है कि लाइट जो ट्रैवल कर रही है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तभी वो एक प्रॉपर शैडो बना रही है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ना करती तो वो एक प्रॉपर शैडो फॉर्म ना करती। ठीक है, तो इससे हमें पता लगा कि लाइट जो है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन यानी ट्रैवल तो स्ट्रेट लाइन में करेगी लेकिन डाइवर्ज चारों डायरेक्शन में होगी। ठीक है, चारों तरफ वो इक्वली डाइवर्ज होगी, जिसकी वजह से अगर हम बल्ब को नोट करें तो बल्ब की रोशनी पूरे रूम में फैल रही होती है। क्यों? क्योंकि उसकी रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन हो रही होती है। ठीक है, अब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बाद यहाँ पर हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। रिफ्लेक्शन एक कॉमन टर्म है जिसको हम कहते हैं कि टकराकर वापस आना। तो बिल्कुल यहाँ पर भी यही चीज़ है कि बाउंसिंग बैक ही है, लेकिन किसका? लाइट रेस का। लाइट रेस का टकराकर वापस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है। लेकिन ये जो टकराकर वापस आएंगी ये एक तो सेम एंगल पर आएंगी, यानी कि जिस एंगल से ये टकरा रही है उसी एंगल से वापस आ सकती है, और दूसरी बात कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर स्ट्राइक कर रही है तो स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम में वापस जा रही है। तो इसको हम बाय डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक डायग्राम मौजूद है। तो यहाँ पर पहले एक स्मूथ सरफेस है। ये जो स्मूथ सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये है कि लाइट रे टकराकर वापस बाउंस बैक करेगी। तो जब बाउंस बैक करेगी तो इस वजह से इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस कह रहे हैं। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा एक साइड से कोटिंग होगी। ठीक है, इसकी एक साइड से हमेशा कोटिंग हुई होगी। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये एक अगर आप प्लेन मिरर कंसीडर करें, इसको मिरर कंसीडर करें तो मिरर की वन साइड कोटिंग होती है जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्शन कर रहा होता है। तो वो जो कोटिंग हुई होती है वो सिल्वर कोटिंग होती है जिसकी वजह से वो एक प्रॉपरली इमेज फॉर्म कर रहा होता है। अब यहाँ पर अगर हम नोट करें तो लाइट रेज जो टकरा रही थी वो टकरा कर वापस बाउंस बैक कर रही है सेम एंगल पर, और ये जिस मीडियम से आ रही थी, यानी कि अगर मैं कहूँ कि ये लाइट रे एयर से आ रही है तो ये टकराने के बाद वापस एयर में जा रही है। तो ये जो फिनोमिना है ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर जो रे टकराएगी उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे टकराने के बाद वापस बाउंस बैक कर रही है वो रिफ्लेक्टेड रे कहलाती है। ठीक है, ये फर्स्ट वन इज इंसिडेंट रे एंड द सेकंड वन इज रिफ्लेक्टेड रे। अब ये रे टकराने के बाद एंगल बना रही है। ठीक है, इस मीडियम के साथ ये जो स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसके साथ इसका एक सर्टेन एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर उस एंगल को मेजर करने के लिए, क्योंकि वो एंगल इंसिडेंट का भी है वो एंगल रिफ्लेक्टेड रे का भी है, तो इस एंगल को मेजर करने के लिए यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल इस पॉइंट पर जहाँ पर इनका यानी कह लें दोनों मर्ज हुई हैं, या जहाँ पर ये स्ट्राइक कर वापस बाउंस कर रही है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मीडियम के परपेंडिकुलर होगी। यानी अगर हम नोट करें यहाँ पर तो ये मीडियम के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 90 डिग्री का एंगल बना रही है इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये मीडियम के परपेंडिकुलर है। और ये क्यों ड्रॉ की जा रही है? ये ड्रॉ की जाती है दोनों एंगल्स को स्प्लिट करने के लिए। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल हमें अलग अलग मालूम करना है, तो इसको स्प्लिट करने के लिए ये ड्रॉ की जा रही है। तो जो पहला एंगल है जो इंसिडेंट रे के साथ है इसको हम कहते हैं एंगल आई, और जो दूसरा एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा है ये कहलाता है एंगल आर। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये कैसे ड्रॉ किया जा रहा है, ये हमें कैसे पता लगे दो एंगल? जब हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये दोनों एंगल इक्वली स्प्लिट हो गए। तो जिससे हमें मालूम हुआ कि जो इंसिडेंट रे के साथ बन रहा है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ बन रहा है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब इसके बाद अब यहाँ पर इस रिफ्लेक्शन के लिहाज से यहाँ पर दो लॉज दिए गए हैं और ये दोनों लॉज इब्न अल हैशम ने दिए हैं। इब्न अल हैशम इज़ द मुस्लिम साइंटिस्ट
हु स्टडीड इन डिटेल अबाउट रिफ्लेक्शन। इन्होंने डिटेल से रिफ्लेक्शन को स्टडी किया था, तो इसी लिहाज से इन्होंने इस पर 2 लॉज दिए। पहला लॉ जो था वो यही था कि जब भी लाइट रेस टकराकर बाउंस बैक करेंगी तो वहाँ पर एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा। ठीक है, अगर वो जिस मीडियम से ट्रैवल कर रही है और मीडियम स्मूथ सरफेस है, अगर स्मूथ सरफेस है यानी कि वहाँ पर कोई रफनेस मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर हमेशा एंगल आई एंगल आर के इक्वल होगा, यानी कि जितना एंगल ये वाला है उतना ही ये होगा। दिस इज ऑल्सो द प्रैक्टिकल इन सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड। दिस इज प्रैक्टिकल नंबर 11। तो ये 11 में बिल्कुल इसी तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर एंगल आई एक तो एंगल आर के इक्वल है, ये फर्स्ट लॉ है, और दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों रेस, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और एक आप कह सकते हैं नॉर्मल, 2 रेस और एक नॉर्मल, ये तीनों जो रेज हैं या 2 रेज हैं और एक नॉर्मल है, ये एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, या हम कह सकते हैं एक ही सरफेस पर लाई करेगा। जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, या हम कह सकते हैं एक ही सरफेस पर, एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। तो ये सेकंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, जो कि इब्न अल हैशम ने दिया था। इसके बाद अब रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन की स्टडी के बाद इब्न अल हैशम ने एक कैमरा इन्वेंट किया था जिसको पिन होल कैमरा कहा जाता है। ये फर्स्ट कैमरा था जो इन्वेंट हुआ था 16वीं सेंचुरी में। 16वीं सेंचुरी में पहला कैमरा बनाया गया था, और ये इब्न अल हैशम ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि किस तरह से ये फॉर्म होगा। इन्होंने एक लकड़ी का बॉक्स लिया था, उस बॉक्स के अंदर एक लेंस लगाया था। हम देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा बॉक्स है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर लेंस फिक्स हुआ हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा लेंस मौजूद है और पूरा जो ये बॉक्स है ये होलो है और ये पूरा अंदर से डार्क है, यानी कि इसके अंदर कोई रोशनी नहीं आनी चाहिए सिवाय इस लेंस के ज़रिए। तो जिसकी वजह से इसको कैमरा ऑब्सक्यूरा भी कहा जाता है। ऑब्सक्यूरा मीन्स डार्क रूम। तो यहाँ पर इसलिए इसको कैमरा ऑब्सक्यूरा के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा बॉक्स अंदर से डार्क था और इमेज कैप्चर करने के बाद इस लेंस को कवर कर दिया जाता था ब्लैक कपड़े से, तो जिसकी वजह से इसको कैमरा ऑब्सक्यूरा का नाम दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये पूरा बॉक्स खाली है, पीछे इसमें एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई होती है। एक फोटोग्राफिक प्लेट लगी हुई होती है जो क्या करेगी, इसके इमेज को कैप्चर करेगी। तो जब भी इसके सामने, इस लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज स्ट्रेट पास होंगी, क्योंकि लाइट रेज रेक्टिलिनियर ट्रैवल करती हैं। तो जिसकी वजह से जो अपवर्ड रे है वो कैसे जाएगी, वो इस लेंस की तरफ आएगी जो कि ऑब्जेक्ट से पास हो रही है, और जो डाउनवर्ड रे है वो भी इस लेंस पर फोकस होगी। तो यहाँ पर सिर्फ 2 रेस के थ्रू ये इमेज फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे ही मल्टीपल रेस पास होंगी इससे, जो कि ऑब्जेक्ट का इमेज कैप्चर करेंगी उस फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो यहाँ से जब सारी रेस इस पॉइंट से पास होंगी तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू सिर्फ 2 रेस को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर डायग्राम बनाते हुए एरोस का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर एरोस मेंशन नहीं होंगे तो ये पता नहीं लगेगा कि रेस कहाँ से आ रही हैं और किस तरफ जा रही हैं, या इमेज कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट था, इससे लाइट रेस पास हुई। तो जब लाइट रेस पास होंगी इस लेंस से, यहाँ पर जो लेंस यूज़ होता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस ये मौजूद था यहाँ पर। इस कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट रेस पास होंगी तो जाहिर सी बात है जो ऊपर से लाइट रेस पास हो रही है तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगी, और जो नीचे से पास हो रही हैं वो ऊपर की तरफ आएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज बनता है। इन्वर्टेड यानी कि उल्टा इमेज बन रहा है। यहाँ से जो रेस थी वो नीचे की तरफ जा रही है और नीचे वाली रेस ऊपर की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज इन्वर्टेड है। तो कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज यहाँ पर बना रही है, और ये इमेज खुद से बनता है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये रियल इमेज है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, इनको हम डिटेल से इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो
तो अभी सिर्फ आप इतना समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस लेंस से इमेज कैप्चर करने के लिए, ये इस कैमरे से इमेज कैप्चर करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हुआ। और कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर क्योंकि लाइट रेज को एक्चुअली इंटरसेक्ट करवा रहा है, यानी लाइट रेज खुद मिल रही हैं बगैर इमेजनरी इंटरसेक्शन के। यहाँ पर हमने कोई भी डॉटेड लाइंस ड्रॉ नहीं की जिससे इसका इंटरसेक्शन पता लगे। यहाँ पर ये लाइट रेज खुद कॉन्वर्ज हुई इस लेंस पे और ख़ुद कॉन्वर्ज होकर इन्होंने बैक साइड पर फोटोग्राफिक प्लेट पर एक इमेज बनाया जो कि रियल इमेज है, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इमेज बन रहा है ये इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट कैमरा था जिसके बारे में इब्न अल हैशम ने पूरा कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने ये इन्वेंट किया था। आगे चल के मॉडिफिकेशंस होती रहीं और अब तक मज़ीद कैमराज में मॉडिफिकेशन चल रही है। ये जो कैमरा इन्वेंट हुआ था ये ह्यूमन आई को देखकर इन्वेंट किया गया था, क्योंकि ह्यूमन आई में भी कॉन्वेक्स लेंस होता है। जब ये मालूम हुआ कि ह्यूमन आई कॉन्वेक्स लेंस रखती है तो इब्न अल हैशम ने ह्यूमन आई को ही ऑब्जर्व करके आगे चलकर रिफ्लेक्शन पर लॉज दिए और उसी तरीके से इन्होंने ये कैमरा इन्वेंट किया। तो यहाँ तक रिफ्लेक्शन और कैमरास की बात हो गई। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन की टाइप स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि रिफ्लेक्शन की दो टाइप्स होती हैं, तो वो दो टाइप्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन को स्पेकुलर रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। अब यहाँ पर पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन को देखते हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि एक रेगुलर पैटर्न पर होगी, एक रेगुलर वे में होगी, यानी कि जिस पैटर्न पर रेज आ रही हैं उसी पैटर्न पर रेज वापस चली जाएंगी। जैसे इंसिडेंट रेज आई थी वैसे ही वो रिफ्लेक्ट होकर वापस बैक कर जाएंगी। तो यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ सरफेस होना ज़रूरी है। अगर स्मूथ सरफेस होगी तो लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं तो पैरेलल ही वापस रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए स्मूथ सरफेस का होना बहुत ज़रूरी है। ये इसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है। जिस पैटर्न पर रेज आ रही हैं उस पैटर्न पर वापस जा रही हैं, यानी कि पैरेलल आई और पैरेलल ही वापस चली गई। इस तरह की रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाती है। जैसे कि हम देख सकते हैं मिरर से रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। तभी ऐसा होता है कि हम जहाँ अगर मिरर में देखें तो वहाँ पर हमें वो चीज़ें भी दिखाई दे रही होती हैं जो कि उस रूम से बाहर होती हैं। जिस रूम में मिरर लगा हुआ है वहाँ पर अगर हम वहाँ पर उस मिरर से देखें तो हमें उस मिरर के अपोजिट साइड की चीज़ें भी दिखाई दे रही होती हैं, हमें बाहर की भी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर फॉर सपोज ये वो मिरर है तो यहाँ पर जब इससे लाइट रेज टकराती हैं तो टकराने के बाद जब वो दूसरी तरफ से रिफ्लेक्ट करेंगी तो यहाँ पर जो मौजूद होगा उसको ये वाली चीज़ें भी बआसानी दिखाई दे रही हैं। तो जिसकी वजह से मिरर में ये चीज़ हो रही होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ी में जो मिरर होता है, कार्स वगैरह में जो मिरर होता है, वहाँ पर भी वो पीछे बैक साइड का व्यू दे रहा होता है। तो वो बैक का व्यू दे रहा होता है। वो क्यों दे रहा होता है? क्योंकि वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक है, इसी तरह ऐसा होता है कि जहाँ पर हम मौजूद नहीं हैं मिरर के सामने, लेकिन मिरर में हमारा अक्स दिखाई दे रहा है, ये भी इस वजह से होता है। ठीक है, अब इसी तरह रेगुलर रिफ्लेक्शन के अपोजिट में आती है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए रफ सरफेस होना ज़रूरी है। अगर सरफेस रफ होगी तो उससे जब रेस टकराएंगी तो टकराने के बाद वो डिफरेंट एंगल पर बाउंस कर जाएंगी। तो जब वो डिफरेंट एंगल्स पर बाउंस करेंगी तो वहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रही है उसे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। इसे डिफ्यूज क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर लाइट रेज स्कैटर हो जाती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? यहाँ पर क्यों फैल जाती है? क्योंकि यहाँ पर एंगल चेंज हो रहे हैं। सरफेस के रफ होने की वजह से कोई रे ऊपर की तरफ टकरा रही है, कोई नीचे की तरफ टकरा रही है। ठीक है, तो उनका पैटर्न चेंज है, जिसकी वजह से यहाँ पर जब वो वापस रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो डिफरेंट एंगल्स पर रिफ्लेक्ट कर रही हैं, वो स्कैटर हो रही हैं। तो यहाँ पर
जो इमेज बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, वो स्कैटर इमेज बनेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर हम सूरज को नोट करें, सन को देखें, तो सन के राइज होने से पहले उसकी रोशनी पहले आ जाती है, ठीक है। सूरज के निकलने से पहले उसकी रोशनी पहले आती है। क्यों? क्योंकि सूरज से जो अर्थ की रिफ्लेक्शन हो रही है वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसी तरह हमारी आइज से जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है। अगर हमारी आइज से रेगुलर रिफ्लेक्शन होती तो हमें कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो व्यू दिख रहा है वो स्कैटर व्यू दिख रहा है, वो हमें मल्टी डायमेंशनल दिख रहा है। यहाँ तक कि जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को फोकस करते हैं तब भी हमें उसके सराउंडिंग में चीज़ें दिखाई देती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि आइज से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि फिर रेगुलर रिफ्लेक्शन ज़्यादा एक्यूरेट है या ज़्यादा यूज़फुल है, या इर्रेगुलर ज़्यादा यूज़फुल है? तो इर्रेगुलर ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि इर्रेगुलर के ज़्यादा एडवांटेजेस मौजूद हैं, क्योंकि वो स्कैटर व्यू देती है, वो डिफरेंट चीज़ों का एक साथ व्यू दे रही होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका ये एक बेनिफिट है, ठीक है। तो यहाँ पर बस ये की फ़र्क था कि यहाँ पे क्या होगा, स्कैटर हो जाएंगी और उसमें स्कैटर नहीं होंगी। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन का एक ड्रॉबैक है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही दिखाई देता है, लेकिन इर्रेगुलर में हमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम दिखाई देते हैं। फिर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कौन से ऑब्जेक्ट से होती है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन जैसे वॉल्स वगैरह से, पेंटेड वॉल से, या जैसे कि मैंने कहा कि सूरज की अर्थ से जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो इर्रेगुलर है, तभी सूरज की रोशनी उन कॉर्नर्स में भी पहुंचती है जहां पर सूरज का डायरेक्ट व्यू नहीं हो रहा होता। यानी अगर हम बात करें अपने घर पर, अपने घर की बात करें तो हमारे घरों में अक्सर एरियाज़ में धूप नहीं आ रही होती, लेकिन रोशनी आ रही होती है। तो वो रोशनी क्यों आ रही है? क्योंकि वो एक स्कैटर व्यू दे रहा है, वहाँ पर जो रेस फैल रही हैं वो स्कैटर्ड है, जिसकी वजह से वहाँ पर उन कॉर्नर्स में भी रेस पहुँच रही हैं जहाँ पर अंधेरा था या डायरेक्ट लाइट नहीं आ सकती थी। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन होती सूरज से तो सिर्फ उन एरियाज़ में रेस मौजूद होती जहाँ पर रेस एक्चुअली या धूप जहाँ पर पड़ रही है, बाकी एरियाज़ में अंधेरा दिखाई देता, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो तरह की रिफ्लेक्शन की बात की। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं कि प्लेन मिरर से किस तरह का इमेज बनता है और असल में जो इमेज बनता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसकी एक साइड कोटेड होती है और दूसरी साइड पॉलिश होती है ताकि उससे रिफ्लेक्शन हो सके, ठीक है। ग्लास को एक साइड से कोट किया जाता है, सिल्वर कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से उसकी अपोजिट साइड पॉलिश हो जाती है, यानी कि वो रिफ्लेक्शन कर सकती है, तो उसको हम कहते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। ये स्मूथ होगा, बिल्कुल स्मूथ और शाइनी सरफेस होगी, इसमें ज़रा भी रफनेस मौजूद नहीं होगी। तो यहाँ पर अब इसका इमेज देखते हैं कि इससे इमेज कैसे बनता है। ये एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पास होती हुई आ रही हैं, ठीक है। जब इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज पास होती हुई आ रही हैं तो यहाँ पर हमने दो रेज को मेंशन किया है, तो ये दोनों रेज सेम एंगल पर वापस रिफ्लेक्ट कर गई, क्योंकि ये जो था ये एक स्मूथ सरफेस थी। तो स्मूथ सरफेस से रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल सेम बनता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम चेक करें तो वह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। अगर मैं कहूँ कि ये इंसिडेंट रे है, ये दोनों इंसिडेंट रेज हैं, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद ये जो आ रही हैं ये रिफ्लेक्टेड रेज हैं। तो इनके एंगल को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर इनका जो एंगल बन रहा होगा वो बराबर होगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये दोनों रेज टकराई और टकराने के बाद फैल गई, वापस चली गई, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर गई। अब इमेज यहाँ पर नहीं बना, क्योंकि इमेज तब बनेगा जब रेज एक्चुअली मिलेंगी या रेस आपस में मिल जाएंगी, इमेजनरी या तो फिर एक्चुअली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर लाइट रेज नहीं मिली, लेकिन प्लेन मिरर से इमेज तो बनता है, तो इस वजह से यहाँ पे एज्यूम किया जाता है कि ये जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया जाता है और स्ट्रेट एक्सटेंड किया जाता है। तो जब इन्हें एक्सटेंड करते हैं तो ये एक पॉइंट पे मिल जाती हैं और ये जिस पॉइंट पर मिलती हैं वहाँ पर इमेज बनता है,
ठीक है, इनको हम डॉटेड लाइन से खुद से एक्सटेंड कर रहे हैं, तो जहाँ ये मिल गई वहाँ पर इमेज बनेगा। तो अगर आप देखें तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट मौजूद था बिल्कुल उसके सीध में इमेज बन रहा है। इसका मतलब जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का है। ठीक है, तो यहाँ से ये इमेज फॉर्मेशन हुई। अब इससे जो इमेज बन रहा है वो कौन सा है, वो रियल है या वर्चुअल है। तो रियल और वर्चुअल में क्या फ़र्क है, पहले तो ये डिफरेंस देखते हैं। जब इमेज बनता है किसी भी मिरर से या किसी भी लेंस से तो वो दो तरह का होता है, एक होता है रियल और एक होता है वर्चुअल। रियल इमेज एक्चुअल इंटरसेक्शन पर बनता है। एक्चुअल इंटरसेक्शन कैसे, जैसे कि अभी मैंने पिन होल कैमरा में डिस्कस किया था कि लाइट रेस खुद से मिल रही थी, खुद से इमेज फॉर्म कर रही थी, लेकिन प्लेन मिरर में लाइट रेस खुद से इमेज नहीं फॉर्म कर रही क्योंकि लाइट रेस मिल ही नहीं रही हैं। उसी तरह अगर वर्चुअल इमेज हमने देखें तो वर्चुअल इमेज में इमेजनरी इंटरसेक्शन होता है, यानी कि हम खुद तसव्वुर करते हैं कि ये रेस पीछे की तरफ एक्सटेंड होके खुद से मिल जाएंगी। इसके अलावा जो रियल इमेज होगा ये हमेशा इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड यानी कि ये उल्टा होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि राइट लेफ्ट की तरफ हो या लेफ्ट राइट की तरफ हो, तो इसको भी इन्वर्टेड कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह इरेक्ट इमेज क्या होगा, इरेक्ट का मतलब ये है कि जो वर्चुअल इमेज होगा ये हमेशा सीधा बनेगा, यानी जिस तरीके से ऑब्जेक्ट मौजूद है बिल्कुल वैसा ही मिरर में दिखाई दे रहा है। अक्सर मिरर्स आपने देखे होंगे कि बिल्कुल सीधा ऑब्जेक्ट भी वहाँ पर इन्वर्टेड दिखाई दे रहा होता है। तो जहाँ पर इन्वर्टेड इमेज दिखाई दे रहा होता है, जैसे अक्सर कैमराज में जब पिक ली जाती है तो वो इन्वर्टेड पिक आ रही होती है, तो इससे हमें पता लगता है कि वो रियल इमेज बन रहा है। जैसे कि मैंने भी पिन होल कैमरा की भी बात की, तो वहाँ पर जो इमेज बन रहा था वो इन्वर्टेड था। ठीक है, इसके बाद रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता, इसको हम स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते। रियल इमेज को स्क्रीन पर कैप्चर कर सकते हैं और वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर कैप्चर नहीं कर सकते। ठीक है, रियल इमेज को स्क्रीन पर कैप्चर किया जा सकता है तभी जितने कैमराज में लेंसेज यूज़ होते हैं उन सबसे इमेज कैप्चर हो रहा होता है, लेकिन वर्चुअल इमेज में स्क्रीन पर इमेज कैप्चर नहीं किया जाता। तभी जो प्लेन मिरर पर इमेज बनता है वो टेम्पररी इमेज होता है, कुछ वक्त के बाद वो इमेज हट जाता है। ठीक है, इसको आप मिरर के थ्रू कैप्चर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अब ये डिफरेंसेस के बाद यहाँ पर प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, तो अब इन कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनेगा ये इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि बिल्कुल उल्टा इमेज दिखाई देगा, यहाँ पर इन्वर्टेडनेस इस तरीके से है कि लेफ्ट राइट साइड पे होगा और राइट लेफ्ट साइड पर होगा। यानी कि अगर आपने खुद नोट किया हो, अगर आप राइटिंग को प्लेन मिरर की तरफ लेकर आएँ तो वहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लेटर इन्वर्टेड दिखाई देते हैं, यानी कि वो अपोजिट डायरेक्शन से शुरू हो रहे होते हैं। तो ये इससे हमें मालूम होता है कि इससे जो इमेज बनता है ये इन्वर्टेड होता है। इसके अलावा इससे जो इमेज बन रहा है वो सेम साइज का है, यानी जितना साइज ऑब्जेक्ट का था उतना ही साइज इमेज का होगा। जैसे अक्सर कुछ मिरर्स आपने देखे होंगे कि जो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट करके दिखा रहे होते हैं, या बहुत लार्ज ऑब्जेक्ट को भी बहुत शॉर्ट करके दिखा रहे होते हैं, लेकिन प्लेन मिरर में ऐसा नहीं है। प्लेन मिरर में जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज का ऑब्जेक्ट आपको मिरर में दिखाई देगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर दिया जाए, बहुत डिस्टेंस पर ले जाएं तो वहाँ पर इमेज छोटा दिखाई देता है, और अगर बहुत करीब कर दिया जाए तो वहाँ पर इमेज बहुत बड़ा दिखाई देता है। लेकिन एक नॉर्मल डिस्टेंस पर इमेज का जो साइज होगा वो बिल्कुल सेम होगा ऑब्जेक्ट के साइज से। इसके अलावा ये पॉइंट जैसे कि मैंने अभी कहा, जितना करीब इमेज आता जाएगा उतना बड़ा ऑब्जेक्ट, उतना बड़ा जितना करीब ऑब्जेक्ट आता जाएगा उतना बड़ा इमेज दिखाई देगा, और जितना दूर ऑब्जेक्ट जाएगा उतना छोटा इमेज दिखाई देगा। तो यहाँ तक हमने इसे कैरेक्टरिस्टिक और इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर है। प्लेन मिरर को डिस्कस करने के बाद अब हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स ऐसे मिरर्स हैं जो कि बहुत रेयर व्यू देते हैं, यानी कि बहुत दूर का व्यू भी इनसे बहुत क्लियर होता है।
जैसे कि हम देख सकते हैं जो कार्स वगैरह में हेडलाइट्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पर जो मिरर होता है जो बहुत रेयर व्यू दे रहा होता है, बैक का व्यू दे रहा होता है, वो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं। इसी तरह टेलीस्कोप्स वगैरह में या ऐसी माइक्रोस्कोप्स वगैरह जहाँ पर बहुत रेयर व्यू लेना होता है, या कह लें कि बहुत छोटी चीज़ का व्यू बहुत जूम करके लेना होता है, तो वहाँ पर हम स्फेरिकल मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाए कैसे जाते हैं, ये पूरा एक स्फेरिकल ग्लास मौजूद है। इस स्फेरिकल ग्लास से यहाँ पर ये वाला हिस्सा इसका, ठीक है, ये वाला पोर्शन इसको कट किया जाता है, यानी एक साइड से इसको इस तरीके से कट कर लिया जाएगा। तो ये वाला हिस्सा जब इसका कट किया तो ये कुछ इस तरह की शेप दे रहा है, और उसके बाद इसको बैक साइड से कोट कर दिया, इसकी कोटिंग कर दी, तो ये बन चुका है कॉनकेव मिरर। ठीक है, अगर इसकी बैक से कोटिंग कर रहे हैं यानी आउटसाइड से कोटिंग कर रहे हैं तो ये कॉनकेव मिरर होता है, लेकिन अगर इसकी इनर साइड से कोटिंग की जाए, इस साइड से कोटिंग हो, तो ये कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। तो ये कॉनकेव मिरर मौजूद है जिसकी बैक साइड से कोटिंग मौजूद है। ठीक है, तो इसको कट करके इस स्फेरिकल ग्लास से कॉनकेव मिरर बनता है। अब यहाँ पर कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का पता होना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर ये जो मिरर है इसको जब कोट किया तो इसका एक सेंटर पार्ट है, एक सेंटर पॉइंट है ये वाला। इस सेंटर पॉइंट को हम कहते हैं पोल। ठीक है, या कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर इस कॉनकेव मिरर का, या वो हिस्सा जो हमने स्फेरिकल ग्लास से लेकर कट किया, वो कट करने के बाद जो उसका सेंटर पॉइंट आ रहा है वो पोल कहलाता है। ठीक है, इसके बाद वो पॉइंट जहाँ पर ये इसका पार्ट यानी जो कॉनकेव मिरर है ये पूरे इस सर्कुलर ग्लास का, इस स्फेरिकल ग्लास का हिस्सा था, तो उसका जो इसके पोल से लेकर ये जो लाइन है पूरी यहाँ तक, यानी ये जो गैप है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, पोल से लेके सेंटर तक का ये जो ग्लास है पूरा, इसका जो सेंटर है यहाँ तक का फासला सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब वो लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन कर रही होती है वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस, और वो पॉइंट जहाँ पर इमेज बनेगा यानी सारी रेज मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी वो कहलाता है फोकस, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो पॉइंट है, ये जो पूरे सर्कुलर ग्लास का या स्फेरिकल ग्लास का जो पॉइंट है, इस सेंटर से लेकर अगर हम सर्कुलर ग्लास के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस लें तो वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर या कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ट्वाइस ऑफ फोकस होता है, यानी ये वाला गैप और ये वाला गैप ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये गैप और ये गैप मिलाकर 2f बनता है। ठीक है, तो r किसके इक्वल होता है, 2f के इक्वल होता है। अब इसके बाद यहाँ तक हमने सारी टर्म्स पढ़ी जो इसके लिए इस्तेमाल होती हैं इसकी इमेज फॉर्मेशन के लिए। पहली टर्म मैंने क्या कहा, पोल। दूसरा फोकस, वो पॉइंट जहाँ पर सारी रेज मिलेंगी या मिलती हुई दिखाई देंगी यानी जिस पर इमेज फॉर्मेशन होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो डिस्टेंस है जिस पर ये जो कॉनकेव मिरर था, या अगर हम इसको कॉन्वेक्स कंसीडर करें तो ये इस पूरे सर्कुलर स्फीयर का पार्ट था। इसके अलावा रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो डिस्टेंस है जो सेंटर से लेके स्फेरिकल ग्लास के किसी भी पॉइंट तक को मेजर कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो लाइन जो इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस है। अब ये तो सारी हो गई टर्म्स। अब हम इनकी टाइप्स की बात करेंगे कि इस स्फेरिकल मिरर की जो दो टाइप्स हैं उनसे किस तरीके से इमेज बनता है। तो पहली टाइप है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइट रेज को कॉन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर मौजूद है, यानी कि इसकी आउटर साइड कोटेड है और इनर साइड पॉलिश है रिफ्लेक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये जो इसका सेंटर है ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो मिड लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
अब लाइट रेज इस प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही हैं, तो पैरेलल आ रही हैं तो सारी फोकस से पास हुई, तो जब फोकस से पास हुई तो फोकस पर सारी लाइट रेज मिल गई, तो इसका मतलब यहाँ पर जो इमेज बन रहा है वो फोकस पर बन रहा है। इसी तरीके से अब यहाँ पर जो इमेज है, क्योंकि लाइट रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन हुआ है, लाइट रेज खुद से मिली है, तो यहाँ पर जो इमेज है वो रियल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कॉनकेव मिरर सिर्फ रियल इमेजेस बना सकता है। कॉनकेव मिरर रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस बना सकता है। क्यों? क्योंकि अभी तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो जब इन्फिनिटी पर है तो लाइट रेज फोकस पर मिलती हैं, लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट करीब आता जाएगा तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब आएगा इमेज मज़ीद दूर होता जाएगा, और एक वक्त आएगा जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। तो जब फोकस और पोल के बीच में आएगा तो इमेज बहुत दूर होगा, तो इस वजह से वहाँ पर जो लाइट रेज होती हैं वो वर्चुअली मिलती हैं। तो वर्चुअली मिलने की वजह से वहाँ पर इरेक्ट इमेज बनता है, या हम कह सकते हैं वर्चुअल इमेज बनता है। तो कॉनकेव मिरर का सिर्फ एक इमेज है जो वर्चुअल होता है, वो कब होगा? जब फोकस और पोल के दरमियान में ऑब्जेक्ट होगा। बाकी इसके अलावा ऑब्जेक्ट कहीं पर भी मौजूद हो, फोकस और पोल के इस डिस्टेंस के अलावा कहीं पर भी मौजूद हो, तो उससे हमेशा रियल इमेज ही बनेगा। तो इसके तकरीबन 6 डिफरेंट इमेज हैं। 6 डिफरेंट इमेजेस में से एक वर्चुअल होता है, बाकी सारे रियल होते हैं। अब बाकी कॉनकेव मिरर के बाद नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये सारी लाइट रेज को डाइवर्ज करवाएगा। डाइवर्ज क्यों करवाएगा? क्योंकि इसकी इनर साइड कोटेड है, आउटर पॉलिश्ड है रिफ्लेक्शन के लिए, और इनर साइड पर कोटिंग है, तो जिसकी वजह से जब आउटर साइड से रेज टकराएंगी तो ये सारी रेज आउटर साइड से आ रही है, तो ये फैल गई। अब जब ये फैल रही हैं तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हुई, क्योंकि इमेज तो तब बनता है जब लाइट रेज मिलती हैं। तो यहाँ पर लाइट रेज नहीं मिल रही, तो हमने इनको पीछे बैक पर एक्सटेंड किया, क्योंकि इमेज तो बनता है। तो इमेज बनाने के लिए हमने एज्यूम किया कि ये लाइट रेज पीछे एक्सटेंड होंगी, और एक्सटेंड होंगी तो ये एक पॉइंट पर मिलेंगी, तो वहाँ पर इमेज बनेगा। तो ये जो इमेज होगा ये वर्चुअल होगा। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इमेजनरी इंटरसेक्शन करवाया जा रहा है। तो कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है। इसके जितने भी इमेजेस होंगे वो सारे वर्चुअल होंगे, इसका कोई भी इमेज रियल नहीं होता। तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कॉनकेव मिरर से कितने तरह के इमेजेस बनते हैं, तो इससे 2 तरह के बनते हैं, रियल और वर्चुअल। और कॉन्वेक्स मिरर से सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ तक टाइप्स ऑफ मिरर की बात हुई। अब हम डिस्कस करेंगे इनके इमेजेस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन और फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर के बारे में। इससे पहले हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के इमेजेस पढ़े थे, लेकिन वो इन्फिनिटी पर थे कि जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हूँ तो उस वक्त क्या इमेज बन रहा होता है। तो अगर लाइट रेज इन्फिनिटी पर आ रही हूँ कॉनकेव मिरर से, तो वहाँ पर हमने ये स्टडी किया कि लाइट रेज फोकस पर अपने आप मिलेंगी, लेकिन अगर इन्फिनिटी से आ रही हूँ और कॉन्वेक्स मिरर से टकराएं, तो कॉन्वेक्स मिरर से लाइट रेज जब टकराती हैं तो वो डाइवर्ज होती हैं, फैल जाती हैं, और फैलने के बाद उनको हम इमेजनरी तौर पर वर्चुअली हम उनको मिलाते हैं बैक साइड पर, खुद से हमने सपोज किया। तो वहाँ पर इमेज वर्चुअल बन रहा होता है, और जो कॉनकेव होता है इससे रियल और वर्चुअल दोनों बनता है। अब यहाँ पर सबसे पहले अब यहाँ पर रूल्स दिए हुए हैं कि लाइट रेज जब मिलेंगी तो वो किन रूल्स के तहत मिलेंगी, चाहे कॉनकेव से चाहे कॉन्वेक्स से। ये जो बिहेवियर है लाइट रेज का, ये जो 4 रूल्स मैंने लिखे हुए हैं ये सेम है दोनों के लिए, यानी कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, तो रिफ्लेक्शन की मैं बात कर चुकी हूँ इससे पहले वाले टॉपिक में। तो वहाँ पर जब रिफ्लेक्शन की बात हो चुकी है तो यहाँ पर जो डायग्राम बुक में बनी हुई है उसको हम डिस्कस नहीं करते, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। अब इसके बाद इसके रूल्स की बात करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन के लिए कौन कौन से रूल्स हमें दरकार हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला रूल जो है उसके तहत यहाँ पर हम कॉनकेव मिरर को यूज़ करते हुए
ये देख रहे हैं कि लाइट रेज जब पास होंगी और अगर वो पैरेलल टू द मिरर हो, सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो वो लाइट रेज कैसे पास होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर का यूज किया। कॉनकेव मिरर मींस आउटर कोटेड होगी, इनर पॉलिश होगी। लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो टकराने के बाद यानी रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। जब भी लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से पास करेगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, तो ये टकराने के बाद फोकस से पास हो गई। ठीक है, और ये इसका पोल था और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था। इसके बाद अब रूल नंबर 2, अगर लाइट रे फोकस से यानी प्रिंसिपल फोकस से पास होती है और वो मिरर पर टकराती है या मिरर पर पड़ती है तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लाइट रे जो फोकस से पास हो रही थी, ये टकराने के बाद एरो की डायरेक्शन में आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है। तो ये इसका ऑपोजिट बिहेवियर है। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास होगी, अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में ये कह रहे हैं कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से टकराती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो लाइट रे मिरर से टकराने के बाद, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद उसी पॉइंट से दोबारा वापस चली जाएगी। यानी ये जिस पॉइंट से आ रही थी, जैसे ये आ रही है, लाइक इफ आई सपोज ये इस तरह आ रही है तो इसी के ऊपर ये वापस चली जाएगी। इसका पाथ सेम होगा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर 2 एरो ड्रॉ किए हैं। 2 एरो ये शो कर रहे हैं कि जैसे आ रही है वैसे ही वापस जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, ये पोल है, ये क्या है प्रिंसिपल फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो तो वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसके बाद रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में कह रहे हैं कि अगर लाइट रे पोल से टकराती है, यानी कि ऐसा केस होता है कि लाइट रे डायरेक्ट पोल पे पड़ रही है, तो जब पोल पर पड़ेगी तो पोल से रिफ्लेक्ट करके उसी एंगल पर वापस जाएगी। जिस एंगल पर ये लाइट रे इस मिरर से टकराई उसी एंगल पर जब ये वापस जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि इसका एंगल सेम होगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45। ये हम कैसे कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ। अगर हमें याद हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने ये चीज़ डिस्कस की थी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर मैं इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कंसीडर करूं और इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कंसीडर करूं तो ये दोनों बराबर होंगे। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि लाइट रे पोल पर पड़ रही है तो डायरेक्ट वो पोल के ही एंगल पर पास हो जाएगी, सेम एंगल पर पास होगी। तो ये हो गए 4 रूल्स। अब इसके बाद हम इसका एक इमेज देखेंगे कॉनकेव मिरर का कि इससे कितने तरह के इमेजेस बन सकते हैं। यहाँ पर एक इमेज डिस्कस हो रहा है इन रूल्स के लिहाज से, वैसे इससे 5 से 6 तरह के डिफरेंट इमेजेस बनते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में, तो अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में रखा हुआ है, मिड में रखा हुआ है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ओ ए, ये वाला। तो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में और मिरर फिर से कॉनकेव मिरर है। तो अगर लाइट रे पैरेलल आती है, पैरेलल आ रही है और मिरर से टकरा रही है, तो वो लाइट रे टकराने के बाद, जैसा कि हमने अभी रूल में डिस्कस किया फर्स्ट रूल में कि टकराने के बाद वो फोकस से पास होगी, तो ये लाइट रे टकराने के बाद फोकस से पास कर गई। और इसी तरह अगर लाइट रे फोकस से पास कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, ये 2 रूल यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, कि अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस से पास हो रही है और अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल जा रही है। तो जहाँ पर लाइट रेज मिल गई, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये लाइट रेज यहाँ पर मिल चुकी हैं रिफ्लेक्शन के बाद, तो यहाँ पर इमेज बन चुका है। ये जो इमेज होगा
ये एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में था। तो जब इनके मिड में ऑब्जेक्ट है कहीं पर भी, तो वहाँ पर जो इमेज बनेगा वो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगा, यानी कि लाइट रेस खुद मिलेंगी और वो लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे मिलेंगी, यानी इसके इस साइड पर मिलेंगी, यहाँ पर लाइट रेस नहीं मिलेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रहा है, तो यहाँ पर जो इमेज है उसको हमने IB से शो किया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दिए कि यहाँ पर जब कॉनकेव मिरर से इमेज बना तो वो रियल था, रियल मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन की वजह से बन रहा है, और लाइट रेस जैसे कि आप देख सकते हैं खुद मिल रही हैं। और रियल इमेज यहाँ पर मैंने जैसे कि पहले भी बताया था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। इन्वर्टेड यानी कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे एरो अपवर्ड है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सीधा था, लेकिन इमेज बना उल्टा, तो उल्टा इमेज बन रहा है जिसकी वजह से एरो नीचे शो किया जा रहा है, क्योंकि ये रियल इमेज है और इन्वर्टेड है। इसी तरह इमेज जो है वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, यानी कि साइज में बड़ा है। कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑब्जेक्ट था इसका साइज इतना था, इमेज का साइज इतना है, तो आप देख सकते हैं इमेज बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस इमेज फॉर्मेशन। अब इसके बाद इससे अगर हमें मज़ीद इमेजेस बनाने हो तो इसको थोड़ा और फोकस कर लेते हैं। अगर लेट सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ पर होता सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में बनता। उल्टा केस है इसका, अपोजिट केस, इन्वर्स केस, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में ऑब्जेक्ट है तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे हो तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में बनेगा, ठीक है। तो जब इमेज यहाँ पर बनेगा तो वो इमेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है। ये तो आपको भी मालूम है कि ऑब्जेक्ट जितना मिरर से दूर होता है इमेज उतना छोटा बनता है, और ऑब्जेक्ट जितना मिरर के करीब आएगा ऑब्जेक्ट इमेज उतना ही बड़ा बनेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आ गया, अब अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा, और वो जो इमेज होगा वो सेम इन साइज होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनने वाला इमेज सेम साइज का होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही रखा हुआ होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज तब बनता है जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मौजूद हो। तो वहाँ पर आप उसको ड्रॉ करके देख सकते हैं, बिल्कुल यही फिनोमेना होगा। लाइट रेस पैरेलल लाइन फोकस से पास हो गई और फोकस से पास हुई तो पैरेलल चली गई, तो आप नोट करेंगे जो इमेज बनेगा वो सेम इन साइज होगा एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये इमेज आप देख चुके हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के दरमियान में हो तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनता है। इसी तरह अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा हुआ हो, तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर मौजूद है तो क्योंकि अब ऑब्जेक्ट मिरर से करीब आ चुका है, तो मिरर से करीब आने के बाद अब जो इमेज बनेगा वो तकरीबन इन्फिनिटी पे बन जाएगा। इन्फिनिटी पे मतलब कि बहुत दूर जाकर कहीं लाइट रेज मिलेंगी, जिसकी वजह से बहुत इनलार्ज इमेज, बहुत बड़ा इमेज बनेगा अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस पर हो। उसी तरह अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस के और पोल के बीच में हो, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर लाई कर रहा है, इधर आ गया या इधर आ गया है या फिर इधर मौजूद है, कहीं पर भी मौजूद है, लेकिन उसकी हद जो है वो फोकस और पोल के बीच में, तो इसका मतलब ये है कि वो जो इमेज होगा वो वर्चुअल इमेज बनेगा। ये एक इमेज है जो कॉनकेव से वर्चुअल बनता है, और वर्चुअल इमेज कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। तो जब फोकस और पोल के बीच में होता है तो लाइट रेस
इंटरसेक्ट नहीं करती बल्कि वो डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी वो कुछ इस तरह का इमेज बनता है। यहाँ हम रफली इसको कंसीडर करते हैं। लेट सपोज ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ऑब्जेक्ट बीच में है फोकस और पोल के, तो फोकस और पोल के बीच में, तो लाइट रे पैरेलल आएगी तो फोकस से पास हो जाएगी और पोल से टकराएगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, फैल जाएगी। जिस एंगल पर पोल से टकरा रही है उसी एंगल पर वो पोल से वापस जाएगी। तो अब आप देख सकते हैं लाइट रेज स्कैटर हो गई हैं, फैल गई हैं, तो ये आगे नहीं मिल सकती, जिसकी वजह से हम कंसीडर करते हैं कि ये पीछे जाकर बैक पर कहीं मिली होंगी प्लेन मिरर की तरह। तो जब प्लेन मिरर की तरह ये पीछे बैक पर मिली होंगी तो वहाँ पर इमेज बना होगा। तो ये इमेजनरी इंटरसेक्शन हो रहा है और इमेजनरी इंटरसेक्शन की वजह से जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि कॉनकेव मिरर रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों बना सकता है, क्योंकि इसका एक इमेज यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया वर्चुअल है और बाकी जो इमेजेस हैं, बाकी जो इसके 4 से 5 इमेजेस हैं वो सारे रियल हैं। तो यहाँ तक हमने कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़ ली कि कॉनकेव मिरर से किस तरह के और कितने तरह के इमेजेस बन सकते हैं। अब लास्ट में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन और उसकी रिफ्लेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स मिरर लिया है। कैसे पता लग रहा है कॉन्वेक्स है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कॉनकेव की आउटर साइड कोटेड होती है और कॉन्वेक्स की इनर साइड कोटेड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी इनर कोटेड है और आउटर पॉलिश है रिफ्लेक्शन के लिए। तो जब आउटर पॉलिश है तो रिफ्लेक्शन भी आउटर साइड से ही होगी, तो जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को भी आउटर साइड की तरफ रखा जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास मिरर था, आउटर इसकी पॉलिश है, इनर कोटेड है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखा हुआ है। आप कह सकते हैं कि पोल से पीछे है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर भी हो सकता है, वो फोकस पर भी हो सकता है, या वो किसी भी पॉइंट पर होगा तो उसका इमेज जो बनेगा वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, यानी उससे वर्चुअल इमेज ही बनेगा, उसके इमेज में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्योंकि लाइट रेज अगर हम कंसीडर करें, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ पर है या ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो वो लाइट रे जब पैरेलल आएगी तो पैरेलल जब आएगी तो जब मिरर से टकराएगी तो मिरर से टकराने के बाद वो स्कैटर हो जाएगी, वो फैल जाएगी। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जैसा कि मैंने कहा था ये डाइवर्जिंग मिरर है, ये लाइट रेज को स्कैटर करवाएगा, ये लाइट रेज को फैलाएगा। तो जब ये लाइट रेज को फैलाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लाइट रे पैरेलल आई और ये डाइवर्ज कर गई। इसके बाद ये जो रे थी, दूसरी रे जो हमने कंसीडर की, वो हम कंसीडर कर रहे हैं कि मिरर से टकरा रही है और टकराने के बाद वो उसी पाथ पर वापस जा रही है। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि मैंने रूल नंबर 3 में डिस्कस किया था कि लाइट रे जिस तरह से आई उसी एक्सिस पर, उसी पाथ पर वो वापस चली गई रिफ्लेक्शन के बाद। तो वो रे जब वापस चली गई तो हम कह सकते हैं कि ये टकराने के बाद ये वापस चली गई, तो ये इसके जाने की इंडिकेशन है कि ये वापस जा रही है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है कि ये वापस जा रही है जैसे ये आई थी। अब इसके बाद यहाँ पर अब इमेज नहीं बना क्योंकि लाइट रेज तो स्कैटर हो गई। तो जब लाइट रेज स्कैटर हो गई, जैसे कि आप देख सकते हैं एक रे ये स्कैटर हुई है, एक रे ये स्कैटर हो रही है, तो जब दोनों रेज स्कैटर हो चुकी हैं तो इमेज नहीं बना। तो फिर इमेज कैसे बनता है? इसमें भी हम लाइट रेज को एक्सटेंड करते हैं। तो जब एक्सटेंड करेंगे तो ये जो रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और वैसे ही वापस चली जाती है, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं हुई, यहाँ पे ये रैंडमली मिरर पर पड़ रही है, तो ये वैसे ही वापस जा रही है। तो ये जो रे है इसको हमने पीछे एक्सटेंड किया, तो जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो आप खुद देख सकते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रही है।
इमेजनरी, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा कि ये रैंडमली मिरर पे पड़ रही है, तो रैंडमली मिरर पे पड़ने के बाद ये वापस जा रही है। हम कैसे कह रहे हैं कि ये वापस जा रही है? क्योंकि जब हमने इसको बैक साइड पर एक्सटेंड किया तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हुई। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास होती है, आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं रूल नंबर 3 में कि वो जैसे आती है वो उसी पाथ पर वापस चली जाती है। तो जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये रे जैसे आई वैसे ही वापस चली गई, इसने ये स्कैटर नहीं कर रही, ये स्प्रेड नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद अब ये तो पास कर गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से बैक साइड पर। अब ये जो रे थी जो ऊपर की तरफ स्कैटर कर रही है, जो डाइवर्ज हो रही है, इस रे को हमने एक्सटेंड किया तो ये रे फोकस से पास हो रही है। ये फोकस से क्यों पास हो रही है? क्योंकि जो रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से ही पास होती है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको फर्स्ट रूल बताया था, फर्स्ट रूल आप देख सकते हैं कि अगर लाइट रे पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास हो जाती है। तो इसको हमने जो पीछे से एक्सटेंड किया वो रूल्स के अकॉर्डिंग एक्सटेंड किया, तो एक फोकस से पास हो रही है और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। फिर जब हमने इन्हें आगे अब हम नोट करेंगे तो यहाँ पर ये मिल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रे इमेजनरी इस पॉइंट पर मिल चुकी हैं। तो जिस पॉइंट पर ये रे मिल रही हैं हम कह रहे हैं कि इमेज यहाँ पर बन रहा है। तो ये ओ बार ओ था, ये ऑब्जेक्ट था, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आई और आई बार है, यानी यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हुई है। इमेज फोकस और पोल के बीच में बन रहा है क्योंकि यहाँ पर इमेजनरी इंटरसेक्शन हो रही है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद हैं। अब ये जो इमेज बना है, ये जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे इमेजनरी इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये इमेज वर्चुअल होगा। और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होता है, यानी वो सीधा होगा, वो इन्वर्टेड नहीं होगा। और ये जो इमेज है आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज ये था और इमेज का साइज ये है। तो इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ये चीज़ लिखी हुई है कि जो इमेज बन रही है वो स्मॉलर इन साइज है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को दूर कंसीडर किया, अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और करीब करेंगे तो इमेज हो सकता है लार्जर बन जाए। तो ये हमने डिस्कस की कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। नाउ लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक।